रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स और कब्जा ग्रुप पाकिस्तानी जमहूरियत और सियासत पर काबिज हो गए। बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट कब्जा माफिया के डेरों पर हाजिरियां देने लगे। अजमल पहाड़ी, लंगड़ा, चाइना कटिंग, उजैर बलोच सब माजी का हिस्सा। तहरीक इंसाफ की नई प्रोडक्ट पेशे खिदमत है मंशा बम। नई जमात, नई हुकूमत, मगर पुरानी पार्टियों के कचरे और अस्करी विंग ने नए पाकिस्तान में भी अपनी अपनी पोस्टें संभाल ली हैं। तफसील से इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किन बुनियादों पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की सजाएं मुअत्तल की। अरबों रुपए मालियत के लंदन अपार्टमेंट्स की मलकियत तस्लीम करने वाले शरीफ खानदान के पास रसीदें मौजूद नहीं, मगर फिर भी बेकसूर ठहरे। आज मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे शरीफ खानदान इन सजाओं से बच निकला है। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज पर पुलिस पिल पड़ी। निहत्ते तलबा पर खुद मुख्तार पुलिस का वहशियाना लाठीचार्ज, कई तलबा शदीद जख्मी हो गए। जो काम पहले पंजाब पुलिस किए करती नजर आती थी वही काम अब पेशावर में भी नजर आने लगे। दूसरी जानिब ब्रेडी पाकिस्तान मुलाजमीन के बाद अब की बार इस्लामाबाद के डेली वेजेस असातिज़ा भी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने को है तैयार। तफसील से इस पर बात करने के बाद प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो जिस तरह से अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने विफाकी काबीना के हैरान कुन फैसले से मुताल्लिक आपको बताया था कि पीटीवी बोर्ड के लिए तजवीज़ करदा मुल्क के नामवर अदाकारों के नाम काट कर कारोबारी अफराद को शामिल कर लिया गया है। पीटीवी के इन मारूफ शहरों को बोर्ड का मेंबर बनाने से हुकूमत इनकारी क्यों है और कौन से कारोबारी अब की बार बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं, यह भी बताएंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की भी यकीनी तौर पर बात होगी जो कि ट्रैफिक हादसात में मरने को है तैयार, मगर हेलमेट पहनने की आदत को अपनाने से उनका है साफ इनकार। कहीं पर पुलिस अवाम की धुनाई में मसरूफ है तो कहीं पर अवाम पुलिस से दस्ते गिरबां भी नजर आ रही है। सबसे पहले आमिर साहब आपकी तरफ से मैं आगाज करूंगी। जिस तरह से मैंने बात की है अभी मंशा बम के हवाले से बात करेंगे। ये तो माजी की हुकूमतों में हमने देखा, चाहे वो पंजाब हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, मगर अब के पास तो नए पाकिस्तान में भी ऐसी नई प्रोडक्ट हमें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में माफियाज की बात होती रहती है, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो माफिया है वो लैंड माफिया है। और अब ये डायरेक्टली, पहले ये इनडायरेक्टली सियासत में इन्फ्लुएंस करता था, अब ये डायरेक्टली सियासत की करता है। क्योंकि बेताशा सियासतदान, वज़ीर, वो डायरेक्टली जो है ना सियासत में आगे हुए हैं। वो हर पार्टी में बैठे हुए हैं, वो पीटीआई में भी हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, वो नून लीग में भी हैं। तो ये जो कैंपेन इनके ख़िलाफ़ जो शुरू हुई है वो सिर्फ अदालत की वजह से हुई है। अदालत ने ये काम किया है, हौसला किया कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन करें। अभी तो जैसे लाहौर में अदालत के कहने पे इतने सालों से ये मंशा बम साहब कोई आज तो नहीं पैदा हुए, ये 10-15 साल से ये सिलसिला जारी था। एकदम से अब जब अवाम को ये पता चल रहा है कि जनाब 80 केसेस हैं, कत्ल हैं, कब्जे हैं, और ये अरबों की बात नहीं, ये खरबों की बात है। आम ये तो बेचारे रेडियो पाकिस्तान के 1.5 अरब रुपया लेना है तो वो मुसीबत इनको पड़ी भी है। ये हैं असल स्कैंडल्स, खरबों रुपए के। और इसमें से कई डैम निकल आते हैं अगर इनको पकड़ लिया जाए तो। लाहौर में अब प्रॉब्लम यह है कि होने को तो देखने में बड़ा आ रहा है कि जितनी उनसे चीज़ें ले ली, ये प्लॉट भी खाली करा लिया, ये भी करा लिया, वे भी करा लिया, और वो दौड़े हुए हैं। मगर आगे जहाँ पे सवाल उठ जाते हैं ना, ख़ास तौर पे पीटीआई, पीपल्स पार्टी में भी आते हैं पीटीआई पे। ये लार्जली तो 10 साल नून लीग के थे जिसके अंदर ये ज़्यादा परवान चढ़े, ये कब्जा ग्रुप, मगर पीटीआई पे भी सवाल आ जाते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ और ये लैंड माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जी इसके इंचार्ज जो होंगे वो होंगे अपने सीनियर वज़ीर पंजाब के, क्या नाम है, अलीम खान साहब। अब माशाल्लाह वो मैं एकदम से वो जाता है ना, डर जाता है आदमी, क्योंकि भाई वो खुद बात ये है कि वो ये कहते रहते हैं जी दूध की रखवाली के लिए बिल्ली बैठा दी या बिल्ला बैठा दिया, तो वो खुद उन पे इल्जामात माजी में ये रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज इस्लामाबाद पे आ गए हैं, यहाँ पे उन पे चीफ मिनिस्टर जो नहीं बन पाए वो इसी वजह से कि ये इल्जामात थे। नैब के आगे भी वो अभी तक उसके भी मुलजिम हैं। और उसके अलावा फिर दूसरा कोई महमूद रशीद साहब भी कोई इतने पीएसी में 5 साल बैठे रहे हैं, उन्होंने एक कब्जा माफिया के खिलाफ एक केस भी, एक भी वो जो ना सब सेटल होते रहे हैं।
सो वो भी कोई बहुत ज़्यादा क्लीन आदमी नहीं है। तो वहाँ पे ये सवाल आ जाते हैं, जब ये पूरी हो जाएगी, मंशा बम सब पकड़े जाएंगे, तो फिर इसके मुतालिक बात होगी। अब आ जाते हैं कराची में। कराची में अदालत ऑलरेडी फेल हो चुकी हुई है। बड़ा डरते डरते कह रहा हूँ कि पहले सबसे बड़ा फैसला आया था जी चाइना कटिंग पे, कि जी इतनी जायदादें हैं कराची में, चाइना कटिंग जो है, अब लोगों को भूल भी गया कि वो कहाँ चाइना कटिंग के खिलाफ जो वो कैंपेन शुरू हुई थी, वो लोगों को भूल भी गई है। वो अखबारों में भी नहीं आ रहा, मीडिया में भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो इतनी ज़्यादा हैं और वो माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो अब जो है ना वो बस अदालतनी पे बस हो गई हैं। और गवर्नमेंट तो खुद उसका हिस्सा है, सिंध गवर्नमेंट तो वो है। उसके बाद सलाम है इजाज़ अफजल खान साहब को, जज साहब को, रिटायर हो गए, मगर वो जो एक लैंडमार्क हौसले वाली वो जो जजमेंट कर गए थे कि 3, एक गोल्फ कोर्स की इनकी बैरिया की, एक इनकी मलीर वाली, और तीसरा उनका जो केस था ये वाला न्यू मरी वाला, ये तीनों के तीनों वो कैंसिल करके गए थे और नैब को कह के गए थे कि जनाब ये जरा मलिक रियाज की 3 जो बड़ी स्कीमें थी, एक न्यू मरी वाला प्रोजेक्ट, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी वाला और एक मलीर कराची वाला, तीनों बहुत ही बड़े थे। उन्होंने कहा जी तीनों के तीनों गलत हैं और इनको ख़त्म कर गए थे। और नैब को, क्योंकि ये जो सारा कुछ हुआ उसमें सिंध गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो जहाँ जहाँ भी इन्वॉल्व थी और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन साथ शामिल थे, वो बहुत लैंडमार्क डिसीजन था। मगर उसमें से अब मिक्स्ड से सिग्नल आ रहे हैं। हम देखेंगे मामला सब जुडिस से ज़्यादा हम बात तो नहीं कर सकते, पर मैं आज मुझे हंसी ज़रूर आ रही थी कि मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि जी 100 अरब रुपए की बात हो रही है। जनाब मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे कैंसर भी हुआ हुआ है, तो मैं तो नहीं दे सकता। और ये हमेशा आर्गूमेंट लिया जाता है कि जनाब ये देखें ना, वहाँ से इतनी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और भला भी कर रहे हैं और ये भी हो रहा है। और फिर आज बीच में वो भी आ गए जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे हुए हैं या जिनके रहायशी हैं या सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कहा जी हमारा क्या कसूर है। तो ये बहस चल रही है, मगर बात ये है कि 100 अरब रुपया तो मजाक है। मैं इसका जो स्केल है, ये स्केल ये है, जिस तरह जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब ने सही पॉइंट आउट की कि मलीर की ज़मीन, कराची की ज़मीन के बदले में आप वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे जो है ना 5-5, 6-6 लाख रुपए की लेके यहाँ पे आप मुतबादल नहीं करते हैं। 18,000 कनाल यहाँ पे आप एक्सचेंज कर लेते हैं, स्वाप हुआ हुआ है। एक बंजर ज़मीन वो जंगल में दुनिया जहान के सिंध के आखिरी कॉर्नर में, और उनको उसके बदले में कराची में दिया गया। 18,000 के बदले में उन्होंने तकरीबन 45,000 एकड़ जो है ना कर लिया जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये फैसला आएगा, अगर इस तरह की कोई मलिक रियाज को डील मिलती है, तो इसका जवाब हमें चाहिए कि हमें बचपन से यही समझा, जितना भी थोड़ा बहुत एज रिपोर्टर जो है अदालतों का निज़ाम समझा है, इंसाफ का निज़ाम, कि एक्सचेकर का लैंड जो है जो वो कैसे माफ़ी हो सकती है कि नहीं जनाब अब चूँकि ये बन चुकी है, लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं, तो मगर ये जुर्माना कर दें, 100 अरब रुपया दे दें, 1000 अरब रुपया दे दें। ये किस लीगल प्रिंसिपल पे आप ये करेंगे? ये तो वही फिर वो जो नज़रिया ज़रूरत ही हो गया ना कि जी अब ज़रूरत है। यही ये ग्रैंड हाइट में भी यही बहाना किया जा रहा है, क्योंकि जी अब बिल्डिंग बन गई है, देखे ना लोगों ने ले लिया है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पुराना एक तरीकाकार है, पहले पॉलिटिशियन और बाबू जो हैं ये मिल के अलाउ करते हैं, जब वो बन जाती हैं बिल्डिंगें, स्कीमें आदि बन जाती हैं, फिर कहते हैं जी अब जो नो फेट कंप्लाई जो है ये तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो ये करना पड़ेगा। तो देखने में तो बड़ी बड़ी सुर्खियां लग रही हैं, बड़ा शोर है कि जी बम के पीछे भी है और फलाना भी है, मगर अल्टीमेटली जब नतीजा निकलेगा ना फिर इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो क्लासेस साहब मौजूदा हुकूमत की भी बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं इस वक्त। आमिर साहब ने जो मुझे लगा ना आज इनकी गुफ्तगू से सारा बोझ जो है ना आज इन्होंने अदालतों पे डाल दिया है। कितने जज होंगे सर इस मुल्क में? या 17 है मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट में, 18 की स्ट्राइक, 18-17 के करीब ये हैं। हाई कोर्ट्स में अंदाजन कितने होंगे सर? मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, मेरा ख्याल अभी मैं किस्मत खान में सुन रहा है। मतलब इस मुल्क में 100 जजेस होंगे। हायर अथॉरिटी की बात कर, मुल्क की आबादी कितनी है सर? 22 करोड़। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट कितना है सर? हज़ारों की तादाद में, लाखों। ठीक है सर, लाखों नहीं, चलो हज़ारों में चले जाते ब्यूरोक्रेट से। मैं उनका सीएसएस की बात कर रहा हूँ सर, जो बड़े बड़े अफसर आते हैं जो कहते हैं मेरिट पे आते हैं यहाँ पे सारे। ऐसे हम उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो बहरिया के साथ उनके भी चलते रहते हैं सारी चीज़ें, वो भी शामिल कर लें सर। फिर हम सहाफ़ी भी शामिल कर लें, हम इसमें शामिल हैं सारे के सारे। ये जो गैंग्स यहाँ पे बने हुए हम भी शामिल हैं, उसका हिस्सा है सारा। मुझे ये बताएं इस मुल्क, उसके बाद सियासतदान
आपके 11-1200 के ये इलेक्टेड आपके एमएनएज, आपके एमपीज हैं, आपकी पार्लियामेंट है, सारे हैं। ये सारी कौम, ये सारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, हम सहाफ़ी, ये पूरे ये एक साइड पे हैं। हमने सारा बर्डन रख दिया है इस मुल्क की अदालतों पे, ना पार्लियामेंट ने इसमें डिलीवर करना है सर। अब इस सियासतदानों के काम है, इन्होंने बम पाल रही हैं। जिनका काम था ये जजेस को वोट लेके नहीं आते लोगों से, इन्होंने डिलीवर करके देना। जरा थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है पाकिस्तानी कौम को। हम हर वक्त हम फायरिंग तो करते रहते हैं जजेस पे, बनती भी है किसी हद तक कहीं पे ना कहीं। हम वोट किसको देते हैं? हमसे वोट मांगने कौन आते हैं कि हम आपका मुआशरा ठीक करेंगे, आपको नौकरियां देंगे, आपको घर बना के देंगे, आपका सारा सिस्टम ठीक करके ना। ये बताएं, जजेस आते हैं मेरे घर मुझसे वोट लेने के लिए या फौजी आते हैं? ये सियासतदान आता है सर। और वो सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ के लाज बनाता है, वही आके क्रिएट करता है कि जनाब कि मैंने आपको इंसाफ देना है, मैंने मुआशरे को ठीक करना है, तो मैं एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाऊंगा, 4-5 मैं हाई कोर्ट्स बनाऊंगा, आपको ये इंसाफ देंगी। ये लॉ के जरिए पार्लियामेंट ने बनाई हुई अदालतें, अवाम ने नहीं बना के दी हुई ना, अवाम ने जजेस लगाए। और फिर जब इनको आके जजेस को लगाया जाता है, इसमें भी सियासतदान बैठते हैं सर, लॉ मिनिस्टर भी बैठता है और आपके वकील भी बैठते हैं। ये एक आके अच्छा जज लगाते हैं। अब मुझे समझाएं, अदालतें कहां तक लड़े? आपने नाम ले लिया अदालत का कि अदालत ने इनको कहा है तो फिर हो रहा है। अदालत का नाम ना लें, नाम लें कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जुर्रत की है। लाहौर हाई कोर्ट में तो स्टे हो रहे हैं सारे के सारे, जितने भी बड़े केसेस उन्होंने इवन जो आपकी डीजीए, आपकी एलडीए लाहौर है, आमना इमरान है, जिन्होंने यहाँ पे एनक्रोचमेंट के खिलाफ उसके सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद शुरू की है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। और उस पर इनको कहना पड़ गया, चीफ जस्टिस को लेटर देना पड़ गया कि आमना इमरान को आपने यहाँ से आपने ट्रांसफर नहीं करना। सर आपने लाहौर हाई कोर्ट तो मौजूद है ना, मादरत के साथ ही हम मैं पहले हाथ बांध लेता हूं जनाब, ये चीजें लाहौर हाई कोर्ट को नजर नहीं आ रही थी। सारे स्टेज आ जाते थे वो, इसीलिए ₹27,000 के एग्जैक्टली आपकी बात इंडोर्स करते हुए कि साकिब निसार ये कर रहे हैं, वरना नाम लेना निचली अदालतों से स्टे आ जाते थे। बड़ा ये क्रेडिट हुकूमतें नहीं ले सकती। ये मंशा बम जो है, इन्होंने तो बम पाले हैं, इन्होंने तो बम रखे हुए हैं सारे के सारे। किसी ने मलिक रियाज रखा हुआ है, न किसी ने वहां पे आपने आके अंजुम अकील को रखा हुआ है। अभी तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है यहाँ पे किसको टिकट दिया इमरान खान की सीट पे? वो F10 में प्रॉपर्टी डीलर है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल की टिकट किसी पढ़े लिखे को नहीं दी गई। जो इमरान खान की सीट खाली है, प्रॉपर्टी डीलर को दी गई है। अब उसके साथ, डीलर के साथ किसने डील की होगी वो अब आप और मैं समझ सकते हैं। क्या आगे आपने करोनीज रखे हो? इमरान खान साहब तो साफ जरा नहीं मिले होंगे। उन करोनीज ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर है, अली नवाज साहब हैं, इनके पास पैसा, बड़ा पैसा होना चाहिए सर। जब आपने ये क्राइटेरिया तय कर लिया, सियासतदानों ने तय कर लिया, ब्यूरोक्रेट्स ने कर लिया, हम यहाँ पे अगर मीडिया के लोग बैठे, हमने तय कर लिया। आपको पता है किसी अखबार में हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ खबर लगवा के देख लें, क्योंकि इश्तिहारात देते हैं, वो पैसा देते हैं आपको। आप किसी ब्यूरोक्रेट को कहें जुर्रत करके जरा ये बिल्डोजर लेके तो जाए। अगर यहाँ साकिब निसार साहब जुर्रत ना करते, ये बम शम जो मनशा बम फलाना बम, ये यहाँ पे एक मतलब वो काला चिट्टा जो आजकल हमारे सामने आ रहे हैं, ये तो उन्होंने इनिशिएट करवाया। अब देखें कि इन्होंने आज एक और बहुत बड़ी यहाँ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट क्लास अब छोटी सी ब्रेक से वापस आके बताएंगे। बिल्कुल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे मुतालिक भी आपको जब ब्रेक से वापस आएंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से शरीफ फैमिली सालों की सजाओं से बचने के। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आप एक बड़ी डेवलपमेंट शेयर करने वाले थे। मैं अब आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो सेनेटर गुलजार के भाई को गिरफ्तार किया गया, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी को। सही। और आपको पता है कल्चर क्या था कि यार रिटायर ब्यूरोक्रेट, ये जितनी कंपनियां थी सिगरेट वाली, जितनी कारपोरेशन थी, उन्होंने रिटायर ब्यूरोक्रेट भर्ती कर लिया कि आपने हमें करप्शन हमने करनी है, आपने अपने पिछले तमाम तल्लुकात इस्तेमाल करने, एफबीआर में भी यूज करने, फाइनेंस मिनिस्ट्री में करने। उन्होंने रिटायर भर्ती कर लिया, पूरे बोर्ड जितने भी उठा लेना सर, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट उसमें बैठे हुए दोनों उन्होंने बिठा लिए हैं सर कि आपने हमारे कारोबारी इंटरेस्ट रखने। ये इवन मैंने देखा गैस कंपनियों पे, यहाँ पे आपकी कारपोरेशन जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस देखती है ना, एलपीजी की, उन्होंने भी जर्नल रख लिए थे। जनाब मुशर्रफ दौर में एक ये आपके पास यह कल्चर आया था कि जर्नल रख लो, को मुशर्रफ साहब का जानने वाला निकल आएगा और वहां से हमें फेवर मिलती रही। ऑयल कंपनियां भी करती रही, ऑयल कंपनी के जो एलपीजी किंग हैं बड़े सारे और भी हैं, वो ये काम करते रहे, वारदाती जो यहाँ पे थे। एक अब उन्होंने एक नया काम निकाला, ये प्रॉपर्टी डीलर्स ने, वो दिया इनको ट्रेंड दिया, मलिक रियाज साहब ने आइडिया दिया। उन्होंने कहा जनाब कि मैं ब्यूरोक्रेट भी रखूंगा लेकिन मैं फौजी ज्यादा रखूंगा। उन्होंने तमाम चुन के उन्होंने जनाब इवन आप कह सकते लेफ्टिनेंट जनरल तक के उन्होंने अपने पास उन्होंने मुलाजिम रख लिए कि बैरिया टाउन की अपनी मुलाजमत करनी है। रोब दब आप किसकी जरूरत है कि फोन उठाए और रिटायर्ड उससे जनरल साहब की उनसे पूछगछ करे। इसी ही ट्रेंड को लेकर चले थे सेनेटर वकार।
वो आपके मशहूर जमाना जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, वो उन्होंने 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके गए थे, यहाँ पे जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थे, नैब के पास केस किया, वहां पे सारी कुछ हुई, वहां डीलें बार्गेनिंग करके निकल गए साइड से वो। उनके भाई ने, इन्होंने वहां पे आके पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी खोली और पाकिस्तान के फॉर्मर DGIS शुजा पाशा को मुलाजमत में रख लिया मेरे साथ। तो फिर किसकी जरूरत? इसके बाद हर पार्टी में दौड़ लग गई। ये पहले सारे लोग आए थे, ये नवाज शरीफ साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया, अंजुम वकील, उन्होंने जनाब 4 बिलियन रुपीस आपके नेशनल पुलिस फाउंडेशन के लूट लिए। उसके मुकाबले में PTI ने लॉन्च किया है अली नवाज, प्रॉपर्टी डीलर का मुकाबला। उन्होंने कहा हम प्रॉपर्टी डीलर से करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने कहा हम इनको उस वक्त तक बीट नहीं कर सकते जब तक हम इनके मुकाबले में प्रॉपर्टी अभी हम आके बम नहीं लाएंगे। सो उनके अपने बम में सर प्रॉपर्टी के जो वो लाए नवाज शरीफ साहब ने कल्चर इंटरव्यू इन्होंने अपने लॉन्च कर दिए हैं। अब ये मुकाबला हो रहा है, पाकिस्तानी जमहूरियत चल रही है या पाकिस्तानी यहाँ आपकी सोसाइटी को चलाने की कोशिश की जा रही है आमिर साहब। अब यही देख लें यहाँ पे उसमें लाहौर में ये जो है आपके अलीम खान साहब है हमारे डार्लिंग, इन्हीं पे जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा अब इनके पास पैसा कहाँ से आया अलीम खान के पास। नैब को भी जरूरत नहीं हो रही कि इनको गिरफ्तार करें, इनके दुबई से बहुत सारी प्रॉपर्टी और इनके बैंक अकाउंट्स निकले हैं जो वालदैन के नाम पे पैसा बनाते रहे वहां पे। नैब भी डरा बैठा है। वैसे जस्टिस जावेद इकबाल साहब दिन रात हमें भाषण देते हैं जी हम किसी से नहीं डरते, अलीम खान पे हाथ डालें, आपके पास सबूत हैं, एविडेंसेस हैं कि अलीम खान कैसे अपने वालदैन के नाम पे इन्होंने दुबई में इन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज बनाई थी, इनके अकाउंट्स निकले, उनको हाथ नहीं डालें। ये भी प्रॉपर्टी डीलर थे आपके अलीम खान साहब। अब हो क्या रहा है आमिर, ना ब्यूरोक्रेट इनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है, ना मीडिया इनकी बात करने को तैयार है, क्योंकि मीडिया को इश्तेहार देते हैं। एक फैक्टर मिक्स कर जाते हैं आपके जर्नैल जो होते हैं एम्प्लॉई हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन जेब में है, और वकील कौन होते हैं? एतजाज अहसन। आज एतजाज अहसन और अली जफर जब आ जाए, दोनों एक्स लॉ मिनिस्टर, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर और कौन कौन सी, फिर जाके वो जजेस भी बेचारे क्या करें, इस्लाम ही करना पड़ता है। चीफ जस्टिस को जाके हर जगह चीजें ठीक करनी है। लाहौर हाई कोर्ट के उनको जजेस साहबान को मादरा उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, उनको मनशा बम नजर नहीं आता था, उनको अलीम खान नजर नहीं आता था, उनको ये अमार गुलजार नजर नहीं आता था, जो LPG किंग जो थे सारे, उनको इकबाल चैटमैन नजर नहीं आता। जो बंदा जाते स्टे लेके आ जाते सर। अगर यहाँ चीफ जस्टिस साकिब निसार ये करामत खोखर को और साथ में वो आपके नदीम अब्बास और मनशा बम को ना वो करते ना, तो आपका क्या ख्याल है PTI हुकूमत ने जाना था इनके पीछे? ये तो चुप करके बैठे थे, ये तो इनसे पार्टी के टिकट दे रहे थे। तस्वीरें जो आज उनके इमरान खान की और उनके अलीम खान की उनके साथ बम के साथ आ रही हैं। तो जनाब ये जब हम, अब मैं आपको ईमानदार से बताऊं, मुझे आप इनसे हमारे जजेस पे जो हम आके तनकीद करते हैं वो कैसे करें जब आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रिग्ड हो गया है, जब पॉलिटिशियन उनसे करप्ट हो चुके हैं, जब आपको सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने मुलाजिम रख लिया, जब मीडिया उनके साथ मिल गया, वो लगवाते हैं वो यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। उन चीजों के बाद आप मुझे समझें। अब एक और मलिक रियाज साहब की दस्ताने काम सुन लें सर, चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में नहीं होगा, उनके नोटिस में ले आते हैं। इत्तफाक फाउंड्री जो इन्होंने रखवाई हुई थी, आपको याद होगा 4 बिलियन रुपीस का लोन लिया था, कर्जा लिया था, वापस नहीं किया था नवाज शरीफ फैमिली ने, वो 4-5 अरब रुपए का, वो उन्होंने कहा इत्तफाक फाउंड्री आपको याद होगा 1998 में तकरीर की थी 97 में कि स्क्रैप पड़ा है उठा लो। और जब उठाने गए बैंक वहां उसका नीलाम कराने गए तो अपनी किसी कजन के जरिए स्टे ले दिया लाहौर हाई कोर्ट से। 14 साल स्टे रहा है सर, वापस आए हैं एग्जाइल से। उन्होंने खुद अब ये देखें उस वक्त तक प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बढ़ चुकी थी सर, अरबों रुपए में चली गई थी, 15-20 अरब रुपए की जमीन थी, इन्होंने 4 अरब रुपया और अपना रिश्तेदार इन्होंने लगवाया, उसको नेशनल बैंक का सदर लगवाया इन्होंने शरीफ ने, उसको लगवाने के बाद उसी के जरिए लोन सेटल करवाया, प्रॉपर्टी वापस ली, उसी प्रॉपर्टी इत्तफाक फाउंड्री को मलिक रियाज को दी, उसका स्टेटस उन्होंने चेंज करवाया लाहौर में। ये कमर्शियल जमीन थी, इंडस्ट्रियल लैंड थी, जो इनको बिल्कुल ये पीनट्स में मिली थी, क्योंकि इंडस्ट्री की लैंड जो है आपको तकरीबन मुफ्त देते थे। इन्होंने उसी का आके अपना स्टेटस चेंज करवाया, इन्होंने आके उसको इंडस्ट्रियल लैंड को इन्होंने आके रेजिडेंशियल करार दे के मलिक रियाज को दे दिया। वो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे लाहौर में। ये हुकूमत कर रही है, ये प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। एक क्रेडिट जरूर का सा मैं देता हूँ कि ये शहरयार आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद में जो है ना 300 कनाल के करीब कोई जो है ना 2 गांव अराजी जो है ना इनके कब्जे से छुड़वाए हैं मलिक रियाज साहब के। तो वो अब पता नहीं कितने दिन कैसे हो गया, यानी मुझे उसकी वो जो है क्रेडिट जाना है। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त ये है, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट पार्टनर्स इन क्राइम है, ये MDA के लोग, ऐसे तो नहीं हो गया कि इन्होंने सारी वो दे दी हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर पीपल्स पार्टी के सारी चीदा लोग शामिल हैं, MQM के भी होंगे, बाकी पार्टीज के होंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्योंकि बीच में पार्टनर है क्राइम के अंदर,
तो यहाँ से FIA की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती उसमें। FIA अब क्या कहानी है, FIA जितने कौन पकड़ेगा? FIA के ड्रामे जो है, मैं किसी वक्त एक्सपोज हमने एक आध करने की हम आपके साथ करेंगे। FIA तो आजकल कुछ नहीं कर रही। एक आसिफ अली जरदारी का केस पकड़ा हुआ है, ठीक पकड़ा हुआ है, बल्कि मुझे आज एक दोस्त कह रहे थे कि जो फेक अकाउंट से जो अरबों रुपए निकल रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब एक काम तो करें ना, ये फेक अकाउंट वाली रकम तो ये डैम में ट्रांसफर करवा देना, डैम फंड में डाल। वो जिनके किसी फलूदे वाले से निकले, तो किसी साइकिल वाले के निकले थे, किसी कहीं से निकले, वो तो पैसा कम से कम डैम फंड में चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर करें कि डैम फंड में पेश कर दें। और दूसरी बात, आप जो आमिर साहब इस पे आके आपने किए शहरयार अफरीदी साहब पे, बल्कि आज एक मैं खबर देख रहा था, शहरयार अफरीदी साहब, आई होप के खबर ठीक नहीं होगी, उसकी क्लैरिफिकेशन दें कि उन्होंने अपना घर यहाँ रेनोवेट करवाने के लिए ना सरकारी घर जो था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जोधत अयाज साहब कमिश्नर लग गए हैं, आपको पता है, उनके यहाँ पे उनके चचा हजूर या उनके रिश्तेदार ये जो है इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब ने लगा दिया था जोधत अयाज को। सुना यह है कि उसमें जो रिपोर्ट के मुताबिक जो डान में आ जाइए, इसकी हम उनसे तवक्को रखते हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन देंगे शहरयार साहब, कि उसके मुताबिक उनके घर की कोई लाखों रुपए की रेनोवेशन का चंदा किया गया पटवारियों से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ये पटवारियों से कर रही है पैसे, उसके बाद आप तहसीलदारों से कर रहे हैं, क्लर्कों को कहा गया कि चंदा दो, हमने यहाँ शहरयार साहब का ये घर का हमने रेनोवेट करवाने, सामान नहीं वहां पे। और मुझे उम्मीद है कि शहरयार को पता नहीं होगा, डिफरेंट वर्जन वो अपना देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। नहीं, हम उसका लेंगे। और अच्छा काम जो शहरयार ने किया है, एक मैं बताता जाऊं कि आप जाए ना यहाँ पे, आप उस पे कश्मीर हाईवे पे बहुत सारे शादी घर और चीजें बनाई हुई थी, वो भी गिराई गई हैं, लेकिन इससे मसला नहीं होगा हल। आपने अच्छा किया गिराया। आप CDA के उस दौर के चेयरमैनों पे पर्चे दें, उस दौर के मेंबर जो बैठे स्टेट बैठे थे उन पे पर्चे दें, गिरफ्तार करेंगे। तुम लोगों ने बनने कैसे दिए? उनसे पैसे ले लेते हैं, कब्जा ग्रुपों से, गरीब लोगों से, घर बना लो, और फिर इसके बाद कोई नया मिनिस्टर आता है, नई पॉलिसी आती है, बिल्डोजर भिजवा देते हैं, और वो मोटे के मोटे अमीर के अमीर यहाँ पे होकर रह गए। और लास्टली में जोधत अयाज साहब के बारे में, कमिश्नर साहब के बारे में हमने उनको आके हमने ये कोशिश की थी उनसे बात करने की, राना अशरफ साहब ने कॉल किया। मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे आपके एक्साइज टैक्सेशन ने कोई 12 के करीब यहाँ टेम्पर्ड गाड़ियां पकड़ी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठ के वो गाड़ियां आपस में बांट ली हैं। सर, हम जोधत अयाज साहब से वर्जन लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो फोन पे नहीं आ रहे, अपना वर्जन दे दे। हम अभी इस पे बात नहीं कर रहे स्टोरी पे, सिंपल इतना बता रहे हैं कि टेम्पर्ड गाड़ियां जो खड़ी हुई थी वेयर हाउस में, वेयर हाउस से गायब हैं, और ये पता चला है कि वो उन्होंने दोस्तों यारों में बट गई हैं। जोधत अयाज साहब कमिश्नर साहब, हमें जरा इसका वर्जन दें, वो गाड़ियां मौजूद हैं नहीं हैं, कहां से आई थी, वो किधर गई? आमिर साहब, हर जगह आवे का आवा जो है ना, जो ईंट उठाएं और आखिर पे तान किस पे टूटते? पूरा मुल्क नाराज किससे है? चीफ जस्टिस साहब से। ये चीफ जस्टिस साहब ये हिम्मत ना करते भाई, बाकी तो चीफ जस्टिस आए थे, गालियां भी खाओ, मतलब लोगों के ताने भी सुनो, मजाक भी बनवाओ, और इस मुल्क के फायदे के लिए दिन रात कोशिश भी करो। और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा? वो पता ये चलेगा जनाब के बम रखे हुए हैं हमने तरीके इंसाफ के, अपने बम है नवाज शरीफ साहब के, अपने बम है जरदारी साहब के, ये मुल्क बम ही चला रहे हैं, बम चला रहे हैं। और पैसा मतलब मुझे सबसे बड़ा, इस्लामाबाद के लोग गैरत करें थोड़ी सी, अंजुम अकील से बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर से जान छूटी, स्कैंडल किए भी यही थे। ये मेयर साहब जो इस्लामाबाद के मेयर को भूल गए, ये सारे प्रॉपर्टी के टाइकून्स हैं, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी हर जगह नजर आ रही है। इस दफा मेहरबानी फरमाए इस्लामाबाद वाले, एक हमने बड़ी मुश्किल से अकील अंजुम से जान छुड़वाई थी प्रॉपर्टी डीलरों से, एक नया प्रॉपर्टी डीलर अली नवाज आप पे उन्होंने इंपोज कर दिया है। तो आपने इस मुल्क के लोगों के हाथ में है, आपने अपनी किस्मत ये प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में दे दी है, आपने प्रॉपर्टी टैकून्स के हाथ में दे दी। फिर रोए ना, ये फिर सब्र करें, बर्दाश्त करें। ये प्रॉपर्टी डीलर अपने विजन के साथ आएंगे, ये कब्जे करें, मार धाड़ करें, लूट मार करें, ये आपको आके बम थोड़े से यार अफरीदी से ये कर दूं कि ये E11 के जो इतने प्लाजास बने हुए हैं, एवरी नाउ एंड देन क्या एक नोटिस इशू कर देते हैं कि ये कैसे बन गए, काम रुक जाता है, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और वो दोबारा काम शुरू हो जाता है। तो उस पर भी नजर वंस फॉर ऑल ये देख लेंगे जनाब, ये जो 30-40 ये पता नहीं कितने प्लाजास बने हुए हैं ये सारे, तो ये इसके पीछे कैसी इजाजत दिए गए? आपको पर्चे देने पड़ेंगे इस दौर के, जिन्होंने यहाँ पे आके ये नजायज उन्होंने कब्जे करवाए हैं, बिल्डिंग बनवाई हैं, घर बनवाए हैं। आप वो टाइम पीरियड उठाएं उस दौर के, जिन जिन के दौर में चीजें बनी हैं, उन तमाम सीडीए चेयरमैनों पे पर्चे दें, उस दौर के स्टेट मेंबर बैठे हुए थे उन पे पर्चे दें, इनका अपना बोर्ड है उन पे पर्चे दें। अदरवाइज इससे नहीं होगा कि ठीक अच्छा काम किया आपने गिरा दिए, ये फिर खड़े हो जाएंगे, आप इनको मौका दें, ये फिर माल बना के सीडीए बनवा देंगे। बिल्कुल, बोर्ड के हवाले से आपने बात की। जब हम छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पीटीवी के इतने नामवर और मारूफ चेहरों को बोर्ड का मेंबर बनाने से हुकूमत ने इनकार किया और इनकी जगह पर कारोबारी अफराद को क्यों शामिल किया गया। इसके साथ साथ पेशावर यूनिवर्सिटी में जो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि निहत्ते तलबा पर पेशावर पुलिस की जानिब से वहशियाना तौर पर लाठीचार्ज किया गया और पाकिस्तानी अवाम आखिर हेलमेट पहनने को क्यों तैयार नहीं, इससे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब आगे तो बढ़ेंगे, मगर इससे पहले जिस तरह से आपने कहा बहुत सी चीजें पता चली हैं, मगर पता तो शरीफ फैमिली से मुताल्लिक भी बहुत सी चीजों का पता चला। हालांकि आज बड़ा हमारा इस पर बड़ी तफसील से बात करनी थी, क्योंकि लेकिन वो प्रॉपर्टी बम वाला इशू थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इसमें ये आमिर साहब जो बात पहले दिन से कहते रहते थे, बात वही निकली है जो मैंने थोड़ा सा जजमेंट को पूरा पढ़ा और कुछ लोगों के साथ जो कंसर्न जो समझते हैं लीगल इश्यूज़ को, जिन्होंने इस पे कुछ काम किया, उनसे भी मैंने कोई बातचीत की। एक ही अगर इसको समअप करना हो ना कि नैब ने इनको कैसे बचाया, जो पहले दिन से बात हो रही है, कमर जमा चौधरी, बल्कि नैब की वजह हम ये कहें कमर जमा चौधरी ने और वकास डार ने जो प्रोसिक्यूटर थे कैसे बचाया हमें से। बड़ा एक सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ, लंबी में कहानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सराइक में कहते हैं, एक ना हमारा मुहावरा है कि किसी को मारना हो ना आपने ज़्यादा तशद्दुद ना करें, उसकी ना एक गर्दन में रग दबा दें, वही काफ़ी है। उसको कहें मारना कुट आंध्र जा घुट। नैब ने वही काम किया सर, इन्होंने इन्होंने उसको दबाई। आंत क्या थी? केस अब नवाज शरीफ साहब पे क्या था? केस इन पे ये था कि इनके बच्चों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं लंदन में उनसे, और उन्होंने तस्लीम की कि हाँ ये हमारी है। ना करते तो बल्डन नैब पे था ना, प्रूव करते सारी चीज़। मान लिया उन्होंने सारा, नवाज शरीफ साहब ने मान लिया तकरीर में भी और वहाँ पे असेंबली में भी और सुप्रीम कोर्ट में मान लिया। अब उन पे लगनी थी दफ़ा। जब आपने मान लिया है कि प्रॉपर्टी मेरी, दो दफ़ात होती है आमिर साहब। अक्सर इन केसेस में जब आपके सोर्सेज बियॉन्ड मीन्स हों, आपने कोई चीज़ खरीदी है और किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी को ये डाउट है कि ये आपकी जायज़ तरीके से नहीं खरीदी गई, तो आपको दो आपके पास दफ़े होते हैं, लगाना आपने एक होता है जो कि इन केसेस में लगाया जाता है। वो आपका यहाँ पे एक इनका सेक्शन है, वो है 4 9A4 आपने लगाना होता है कि इस बंदे के जो सोर्सेज जो हैं ऑर्डिनेंस का 9A4 के ये बियॉन्ड मीन्स हैं, ये लगता है। और इस पे नैब ने दर्जनों किस्म के लोगों को ज़राए से ज्यादा हैं, असास है इनके ज़राए से ज्यादा है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना उस बंदे पे चला जाता है कि वो साबित करे कि मैंने जितनी जायदाद खरीदी है ये मेरे लीगल मीन्स है। ये उसके लिए बड़ा जरूरी है। नैब हमेशा अब तक जो नैब करता है, ये पहली दफा हुआ है वैसे, अगेन शायद कोई एक दो केसेस में पहले किया, कोई पहली दफा नैब की हिस्ट्री में हो रहा है कि केसेस है बियॉन्ड मीन्स का, कि असासे आपकी इनकम से ज्यादा है, जायदाद ज्यादा है, तो आप इसका बताएं। नैब ने क्या चालाकी की है सर इस पूरे इसमें ये कहानी में? इन्होंने इसमें एक और इन्होंने डाल दिया है सर, वो 5 डाल दिया सर, इन्होंने 5 डाल दिया ना कि करप्शन भी डाल दी। इन्होंने डाल दी कि ये जो मीन्स थे ये करप्शन के जरिए थे। तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे इसके लिए नैब के लिए पहले ये प्रूव करना था कि ये जो सोर्सेज थे ये करप्शन की वजह से इन्होंने आके लिए थे। फिर साबित करते कि जनाब क्योंकि ये करप्शन के थे लिहाजा इनके जो एसेट थे बियॉन्ड मीन्ड बनते हैं। ये चालाकी कमर जमा चौधरी ने की है और वकास डार ने की है कि आल्टी उन्होंने आके सेक्शन 4 जो लगता है इस केसेस में जिसमें दर्जनों सजाएं हुई हैं, इन्होंने जानबूझ के सेक्शन 5 भी ऐड कर दिया। मीन इनके वो जो हैं कि इनके मीन जो थे करप्शन के जरिए इन्होंने आके अटेन किए थे। अब इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आके इन्होंने क्या काम किया सर, हाई कोर्ट ने इन्होंने सेक्शन 5 को फोकस किया है, क्योंकि नैब इनको क्लू दे के गई थी उसमें कि ये वो सेक्शन है जिसके जरिए आप इनको वो कर सकते हैं, यहाँ पे डॉज किया जा सकता है कानून को। नैब ने अब साबित नहीं करना था कि इनके मीन जो है करप्ट है या नहीं है। उसमें एहतसाब कोर्ट में उसको करप्शन वाले को डिफेंड नहीं कर सकी थी, और उसके बाद जब वो रिजेक्ट हो गया, अदालत ने कह दिया कि करप्शन प्रूव नहीं हुई, ये उसके अगेंस्ट अपील में भी नहीं गए। ये एक जो थी ना कुंडी आ गई। अच्छा इन्होंने रखी। अब इसमें मसला बड़ा मजे का है। वो ये कहते हैं कि जनाब कि हमारी जो अब इनकम इन्होंने देनी थी, इन्होंने यहाँ पे आके कुछ चीज़ें नहीं दी। और आपको याद हो आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में एक बड़ी अहम बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि जनाब कानून अंधा हो सकता है, जज अंधा नहीं होता। ये जहन में रखें, आपने वो नहीं करने। अब उस पर ये कहते हैं कि जनाब आपने जायदाद की प्रॉपर्टीज जो है ना इनके असेसमेंट नहीं करवाई, कीमत क्या थी, 92 में क्या कीमत थी। अब सवाल ये है कि इनसे बनता था कि आप ये बताएं कि आपके तो लंदन में कोई आपका बिजनेस ही नहीं था, हमें कोई नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि 1992-93 में कब इनका बिजनेस था वहाँ पे जिससे इन्होंने वो ज़राए खरीदे। इनका एक ही था कि हमने यहाँ कतरी उस लेटर के जरिए खरीदे हैं, जो मिल थी हमारी दुबई में उसके जरिए हमने खरीदे हैं। उसका जब इन्होंने डाटा निकाल के अदालत के सामने पेश किया तो आपको पता चलता है वो तो खसारे में चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसको आके वो कर चुकी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब मानते हैं कि हमारी वहाँ जो प्रॉपर्टी जो है, अब उसके लेटेस्ट जो प्राइसेज आई थी कि 13 बिलियन रुपीज़ की हैं, लेकिन रसीद कोई नहीं है। अदालत उनसे रसीद नहीं मांग रही। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अदालत कह रही थी पहले साबित करें इन्होंने करप्शन की है। केस कौन सा था आमिर साहब?
कि एसेट बियान मींस का केस है जो पनामा में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी वो हेयरिंग कर रही थी। सो इन्होंने आके तमाम इन्होंने टेक्निकल जो पॉइंट्स है इन्होंने वहां पे लिए, इन्होंने कोई अपनी आज तक लंदन फ्लैट्स खरीदे उनकी इन्होंने खरीदारी का कोई सबूत नहीं पेश किया, कोई इन्होंने रसीदें नहीं पेश की कि मुंतकिली अगर पाकिस्तान से पैसा गया है तो वो कैसे किया, ये तो हम कहते थे वो आप उस पर दे दें। ऐसे सेम उन्होंने कहा था जनाब के कि आपने वहां पे कतर वाला हमने आपको बता दिया। और इनको नैब को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था सर, फेवर थी, हम पहले भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को और उनके बाकी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जो नैब जो दीगर केसेस में करता है, अदालत ने ये नहीं पूछा, हाई कोर्ट ने, कि जनाब इनसे नैब से कि आपने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। दे नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये आपने छापा मार लिया है, जीआईटी की रिपोर्ट को इधर कर लिया है, क्या आप कर सकते थे? ये जज साहब ने एक दफा नहीं, जज साहब ने ये क्यों नहीं कहा कि बाकी मुल्ज़मान तो पकड़े जाते, चीमा पकड़ा हुआ है, फवाद पकड़ा हुआ था, नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे जो हैं वो पकड़ गए, आपने उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की थी? सो जनाब उन्होंने सिर्फ 4 और 5 के दरमियान ना फैसला कर दिया, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी जो है ना, आर्टिकल 5 या सेक्शन 5 और सेक्शन 4 इसके दरमियान में उन्होंने पूरा जनाब एक ही चीज पे रखा फोकस कि जनाब आपने क्योंकि सेक्शन 5 लगा दिया है, पहले साबित करें कि इन्होंने करप्शन की है, लिहाजा हम सेक्शन 4 की तरफ जाते नहीं है कि इनके फ्लैट कहां से आए हैं, किधर से आए हैं। सो दैट वाज अ टेक्निकल पॉइंट जो कमर जमान चौधरी साहब ने भी किया। लेकिन लास्टली मैं उनके खोसा साहब की बात को आखिर पे मैं समअप करता हूं, आसिफ सईद खोसा साहब, कि जनाब कानून अंधा हो सकता है, जज को अंधा नहीं होना चाहिए। पेशावर पे बहुत जुल्म हुआ है, आज स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत मारा पीटा गया। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं क्लास साहब कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है ना, इनको भी बिल्कुल आप मुबर्रा नहीं कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये तो टेक्निकली भी जानते थे कि क्या है। और दूसरा कि ये सिर्फ इन रेफरेंसेस में नहीं है, सप्लीमेंट्री जज रेफरेंस कभी भी आ सकता है। दूसरे भी जो 2 रहते केस हैं वो भी फॉल्टी हैं, अल अजीजिया जो फ्लैगशिप के हैं, अभी भी टाइम है कि उनको एक सप्लीमेंट्री कुछ उसके अंदर डाला जा सकता है। उनके अंदर भी ये लकूना छोड़े गए हैं। सर वो कहते चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या। अब जब डील हो के बात ऊपर तय हो। पेशावर में क्लास साहब अभी जो है हमने ये ब्रेक से पहले क्योंकि कहा था, तो पेशावर के अंदर जो आज बच्चों को जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया है, वो बहुत बुरा देखते तकलीफ होती है कि स्टूडेंट्स को इस तरह नहीं किया जाता। तो मुझे ब्रेक के अंदर जो है सेनेटर शिबली फराज साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बैकग्राउंड दिया। उनका जनाब यहाँ पे जो हॉस्टल था वो क्योंकि पिछली ANP की हुकूमत रही हुई थी और ये सालों से पीपल्स पार्टी और ANP के लोग वहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स ही थे, ज़्यादातर कमरे जो थे वो नॉन स्टूडेंट्स के पास थे, किराए पे भी दिए हुए थे। तो ये एक हमाजगा बना हुआ था ये पार्टी टोटली। तो मैंने उनसे काउंटर सवाल किया, मैंने कहा जनाब ये सिर्फ कराची पेशावर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आपके पास लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ 40 साल से जमात इस्लामी ने कब्जा किया हुआ ऐसे ही है, तो वहाँ आपका क्यों नहीं नज़र पड़ी है? तो उन्होंने कहा जी हम उधर भी नज़र डालेंगे, एक्चुअली हमारा ये पहले ही फैसले हुए हुए हैं और ये HEC और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी है कि यहाँ पर इनको यूनिवर्सिटीज़ को हमने एपॉलिटिकल करना है। मैं समझता हूँ कि एक और रीज़न इनका ये भी था क्योंकि ANP का, पीपल्स पार्टी का, इन सब के जो है ना PSF इनके स्टूडेंट विंग्स मौजूद हैं। PTI की कोई स्टूडेंट विंग इतनी वो नहीं थी, तो पॉलिटिकल इनके भी रीजंस थे कि इसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि एपॉलिटिकल करना है। दूसरा एपॉलिटिकल पता नहीं क्या होता है, पॉलिटिकल कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, हाँ उसमें से वायलेंस नहीं होना चाहिए और वो रुकावट नहीं बननी चाहिए तालीम में, उसमें है। वरना यूनियंस जो हैं ऑक्सफर्ड में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में एक ख़ास तरीके से वो किया है, एक वो करेक्शन है। मगर फिर भी जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है और निकाला गया है और जिस तरह पुलिस दौड़ रही है वो बिल्कुल नहीं, कोई इसका बेहतर इलाज किया जा सकता था। ठीक है क्लासेस साहब, बेहतर हल तो बहुत सी चीज़ों के होना बाकी थे, जैसे PTV के बोर्ड के लिए जो मारूफ शहरों के लिए सिलेक्शन हुई थी, कारोबारी क्यों आए? बड़ा मजे का काम हुआ PTV में सर। अच्छा PTV की बात नहीं करते फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त, वो रेडियो पाकिस्तान पे गुस्से में है। वो कहते हैं ना हीने पे, हम सरायकी में कहते हैं, मतलब हीने पे या कमजोर पे हर कोई चढ़ता उड़ता है। PTV की तरफ कोई नहीं जा रहे। यहाँ चेयरमैन ही तो छोड़ दी है वैसे। जी सर, चेयरमैन ही छोड़ दी है। वो जो है वो नए जो बोर्ड के चेयरमैन आए हैं ना सर, उन्होंने छुड़वाई है। उनका क्या नाम है? अरशद खान साहब है सर। अरशद खान साहब जो है सर वो पहले भी रह चुके, ये यू फोन को लॉन्च करने वालों में शामिल थे। अब अरशद खान साहब के पास कौन सी गीदड़ सिंह है मुझे नहीं पता सर। जनाब मुशर्रफ साहब दौर में आए थे, वो यहाँ पे MD लगे इसके PTV के सर। अब भी यकदम आउट ऑफ ब्लू अरशद खान साहब जो हैं वो सामने आ गए, हालांकि बड़े बड़े और नाम आ रहे थे। खैर अब ये नहीं पता उनका कौन सा। वैसे एक उनके उसमें ज़रूर कहूँगा
कि उनको उन्होंने पिछली दफा पीटीवी के लॉसेस से टर्न अराउंड किया। कैसे लॉसेस? 35 रुपए वही लगवा के कहते रहा कौम को बताएं। टर्न अराउंड उसकी इकोनॉमी, ये एक कॉर्पोरेशन है, टैक्स लगाया सर, ये कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर आपने इतनी बड़ी 35 रुपए किसने लगाए थे? नहीं, वो जो भी मेजर्स किए होंगे। नहीं भाई ऐसे ना करें भाई साहब, आपने 35 रुपए बिजली के बिलों में इसी अरशद खान ने डाले थे सर, ये डाल के गए थे टैक्सेस। तो फिर टर्न अराउंड मुझे लगा दे, मैं आपको 50 रुपए ऐड करके बाद टर्न अराउंड 35 रुपए देने के बावजूद भी जो लॉसेस जितने जा रहे हैं ना, आप 35 रुपए लगा के कम से कम प्रॉफिट में ये ले गए थे, ये उनका क्रेडिट है। 4 आरोपी वैसे आमिर साहब जबरदस्ती आपने बना दिया। मैं 4 बिलियन फिगर लोगों को जेब से निकाल रहे हैं। बाकी मुझे खुद कुछ चीजों पे एतराज है, अभी हम मुकम्मल करें। मैं आपको बताता हूं सर, इन्होंने क्या काम किया हिने पे, वो कमजोर इनको मिले थे कि आके कमजोर मिले थे कि कमजोर को निकाल के अपने बंदे इन्होंने कहा हमने इसमें एडजस्ट कर लिया। सर मजे की बात हुई, पहले इन्होंने कहा जी बोर्ड जो है उसका चेयरमैन होना चाहिए फवाद चौधरी साहब को, ये कैबिनेट में लेके गए। वहां पे कैबिनेट ने इस बात को अप्रूव नहीं किया कि इसमें चेयरमैन जो है ना वो मिनिस्टर साहब को होना चाहिए और वाइस चेयरमैन जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को होना चाहिए। उसमें वो चेयरमैन HEC भी आना था, जो ये फवाद चौधरी साहब वाला बोर्ड था जो ये कैबिनेट के सामने में लेके गए। उसमें दीगर लोग भी थे, उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब भी थे और भी उसमें अरशद खान साहब मेंबर थे बोर्ड के, वैसे बाय द वे। अब क्या काम किया सर, इसमें इन्होंने साथ में एक और बोर्ड की भी इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल मांगी हुई थी कैबिनेट से, वो इंटरेस्टिंग आमिर साहब। वो क्या थी, उसमें HEC भी था, उसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। अब 3 किस्म के बोर्ड चल रहे हैं। एक का उन्होंने कहा चेयरमैन जनाब इन फवाद चौधरी साहब को बना दें, दूसरे में था सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बना दें, अब तीसरा जो बनाया नहीं, उन्होंने कहा अरशद खान साहब जो है ना जो मेंबर थे पहले इसके प्रपोज हो रहे थे उनको वो उसको चेयरमैन होते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड था आमिर साहब, वो मैं आपको बताता हूँ जरा, वो मजे का बोर्ड। उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह था कि आप उसमें HEC को भी लेके आएंगे, इसे PTV का MD भी होगा और इसमें DG ब्रॉडकास्टिंग भी होगा, बुला बुला। और प्लस जो मेरा पॉइंट है सर, 4 उन्होंने पाकिस्तान के जो आपके ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, जो भी कहें, उनको और प्रोड्यूसर को डाला। उसमें कौन कौन थे? उसमें बुशरा अंसारी थी, उसमें ये आपकी मरीना खान साहबा थी और ख्वाजा नजमुल हसन साहब थे और ये आपकी होगी वनीजा अहमद। उन्होंने कहा जनाब आप जो PTV का बोर्ड बना रहे हैं इसमें लोग बैठते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप जो एक्टर्स हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है, जो नोन फेसेस हैं, बुशरा अंसारी साहबा हूँ, मरीना खान साहबा हूँ, या उसमें ख्वाजा नजमुल हसन हूँ, या वनीजा वगैरह जो हैं, इनको लेके इनको ज़रा थोड़ी सी इनको आग रिप्रेजेंटेशन दें। इसमें आमिर साहब इन्होंने तमाम नाम निकाले इनको एक्टर्स के सब के, और इसमें इन्होंने जो फॉरेन ऑफिस को निकाल दिया, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को निकाल दिया सर, HEC को निकाल दिया, और डाला इन्होंने क्या है सर इसमें, अब अगर मैं तो उनको नहीं, उसमें जुहैर इन्होंने खलीक साहब को डाला, बिजनेसमैन है ये, मेरा ख्याल है इसके ये मोबी लिंक के इसके हैं, वो शायद उस अरशद खान साहब खुद भी क्योंकि यू फोन से हैं, ये मोबी लिंक के सरबराह हैं, वो अपनी यारी दोस्ती या पुराने कामरेड लास्ट 2 मिनट्स अभी हैं। और उसमें इसमें फरूक बाजी साहब हैं, राशिद खान साहब हैं, और 1-2 और उन्होंने लोग डाले हैं। 1-2 के बारे में मुझे कहा गया कि अच्छे लोग हैं, फेयर एनफ अच्छे होंगे। हमें इस पे नहीं है, आपने 14 किए थे, इसको 18 कर लेते, इसको 20 कर लेते, लास्टली। अब इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है ये बड़ा मजे का है, इसमें बोर्ड के मेंबरान को हिदायत की गई है, ये न्यूली कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड जो है ये एग्जिस्टिंग बोर्ड को रिप्लेस करेगा, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डायरेक्टेड टू इलेक्ट मिस्टर अरशद खान एज चेयरमैन PTV। बोर्ड को हिदायत दी गई हैं कि अरशद खान को तुम लोगों ने अपना चेयरमैन बनाना है। अगर ये लोग ये हिदायत करते हैं कबूल, ये जितने लोग हैं, तो मेरा ख्याल इट्स अ मैटर ऑफ शेम। कल आपने ये शक का इजहार किया था कि ये सिर्फ बोर्ड जो है वो ये इनको चेयरमैन नहीं करेगा, शायद MD भी इनको करें। तो मेरी कल इनसे बात हुई थी, मैंने कहा जनाब अगर ये हो तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि MD भी आप ही हों और चेयरमैन भी आप हों। लास्ट टाइम डॉक्टर शाहिद मकसूद साहब ये बने थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उन्होंने मिसाल दी कि जनाब PIA में भी ऐसे है, पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे ही है, चेयरमैन भी। तो मगर मैंने उनको नहीं जो कह सका कि ये दोनों इदारों का इसीलिए बुरा हाल है, इसीलिए बुरा हाल है। दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब आपने एक कॉर्पोरेट आदमी को ले आया कि जी आपने इसकी इकोनॉमी ठीक करनी है, यू हैव टू रन इट लाइक अ कॉर्पोरेशन, तो फिर PTV में कंटेंट के लोग डालें। ये जो नाम आप ले रहे हैं, सिर्फ ये है कि एक्टर्स वो होने चाहिए जिनके मीडिया हाउसेस ना हो, बस ये एक जरूर तफरीक होनी चाहिए बस, क्योंकि PTV सिर्फ एक अदारा पैसे के लिए नहीं है, इसके अंदर कंटेंट इंपॉर्टेंट है और ये हमारी अक्कासी करता है हमारे कल्चर की, सकाफत की, और इसके अंदर ड्रामा और आर्टिस्ट ये ज्यादा डालने चाहिए। आप जब चीफ आ गया कॉर्पोरेट का, तो बाकी कॉर्पोरेट दुनिया से मशीन लाने की क्या जरूरत है? अरशद खान साहब काफी है। अगर आपने अरशद खान को वहां पे ऑर्डर करके बोर्ड के मेंबर को ऑर्डर किया गया है, जनाब अरशद खान इज चेयरमैन, दैट्स इट,
मतलब उनका इख्तियार है ये बोर्ड से elect आज आप इन्हें इन छोड़ लोगों दीजिए। को अगर इनमें किसी में भी है, आई होप कि दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हें ये नोटिफिकेशन रिजेक्ट करना ठीक है, बिल्कुल ये चाहिए, इसका notification मेंबर ही आप नहीं बनना reject कर चाहिए देना जिस पे चाहिए। आपको कहा कि फलां को वोट दे, नहीं देंगे उठा के आपको बैर फेंक दें। चलिए ये ठीक है, क्लासेस notification साहब है इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने अख्ताम को पहुंचना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।